नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां बिहार के रोहतास से गरजते हुए पीएम ने पाकिस्तान को 2 टूक दिया और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। पीएम का भाषण तो खास था ही, लेकिन जिस जगह से पीएम बोल रहे थे वो जगह एनडीए के लिए बहुत खास है। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर थे। अंतिम दिन रोहतास जिले के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। वही पीएम ने रोहतास जिले में तमाम मुद्दों को लेकर के संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा था। जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन सवाल ये है कि विक्रमगंज को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए क्यों चुना गया, इसका क्या संदेश है। विक्रमगंज विधानसभा बिहार के मगध और शाहाबाद क्षेत्र के एकदम मध्य में आता है। मगध शाहाबाद क्षेत्र बीजेपी और एनडीए के लिए लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए को जिन 10 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उनमें से 7 लोकसभा सीट इसी मगध शाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है। और इस नजरिए से अगर बिहार चुनाव जीतना है तो यहाँ की जनता का सपोर्ट एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह पीएम मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ काराकाट में रोड शो किया। दोनों नेता प्रधानमंत्री के साथ सनरूफ में खड़े होकर रोड शो में शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की लागत से बने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार को दिए गए 50,000 करोड़ रुपए की सौगात का जिक्र किया और कहा कि इसी बिहार की धरती से जो मैंने वादा किया था उसे पूरा किया। इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप सब बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये स्नेह, बिहार का ये प्यार, मैं इसे हमेशा सर आंखों पर रखता हूं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा
और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। वही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बीएसएफ ने अपनी भूमिका निभाई और उसकी जमकर तारीफ करते नजर आए और इसे बिहार की जमीन से आतंकी आकाओं को साफ संदेश देते नजर आए कि अगर फिर सर उठाने की कोशिश करोगे तो सर कुचल दिया जाएगा, आतंक का भी और इनके आकाओं का भी। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। बिहार से पीएम मोदी ने रैली में बिहार के लिए केंद्र सरकार की विकास परियोजनाएं गिनाई, ग्रीन एनर्जी की ओर से ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव फैमिली पर भी जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस और आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया। बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी दी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया।
गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे। गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। वही कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, जहां मंच से पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके। सीएम नीतीश ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तभी से हमने महिलाओं के लिए काम किया है। देश में ये सब जो काम किया, यहाँ पर भी करा दिया, तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है, गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। अब बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टी तैयारियां में जुटी हुई है। वही पीएम मोदी जब बिहार की जमीन से गरजते हुए नजर आए, तो इस गर्जन में बिहार की जनता ने भी उनका साथ दिया। हालांकि पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद से विपक्षी पार्टी इसका क्या तोड़ निकालेगी और बीजेपी को बिहार में कैसे टक्कर देगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। साल 2022 में पूरे देश को झकझोर देने वाला अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने इन तीनों को धारा 302, 354 और 320वीं के तहत दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर उम्र कैद की सजा के साथ 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। पूरे देश को अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फैसले का इंतजार था और वो दिन आ गया जब आरोपियों को उनके लिए सजा मिली। इस खबर पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 18 सितंबर 2022 यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जैसे जैसे ये मामला सामने आया, पूरे उत्तराखंड में गुस्से और गम की लहर दौड़ गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या का रसूख देखकर एक वक्त ऐसा भी लगा कि वो कानून के शिकंजे से बच निकलेगा, लेकिन पुलिस जांच सही दिशा में आगे बढ़ी और कोर्ट ने भी तेजी दिखाते हुए सुनवाई पूरी की। अब करीब 1.5 साल बाद न्याय की उम्मीदों को जीत मिली है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में उबाल था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त शब्दों में कहा था, बच्ची के साथ बहशियत करने वाला चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने महीनों के मेहनत के बाद करीब 500 पन्ने की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। बहुत दुखद घटना है
और इस घटना से यहाँ मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। एसआईटी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि पुलकित आर्य अपने वनंतरा रिसोर्ट में वीआईपी मेहमानों को खास ट्रीटमेंट देता था। इसी कड़ी में उसने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता भंडारी को भी एक वीआईपी गेस्ट के सामने परोसने का दबाव बनाया, लेकिन अंकिता ने इसका विरोध किया। उसकी आत्मसम्मान की लड़ाई पुलकित को नागवार गुजरी। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद बढ़ा और फिर उस विवाद का अंत हुआ अंकिता की हत्या से। वनंतरा रिसोर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चिला की शक्ति नहर में फेंक दिया गया। घटना के एक सप्ताह बाद चिला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ। इस मामले में अंकिता के अधिवक्ता राजीव गौड़ ने बताया कि कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों को बोलने का मौका दिया गया, जिसमें पुलकित आर्य के वकील ने कोर्ट से निवेदन किया कि उसे कम से कम सजा दी जाए और वहीं अंकिता के अधिवक्ता ने सजा के साथ साथ अंकिता के परिवार वाले को मुआवजा भी दिया जाए ताकि उनके आंसू पोंछे जा सके। तीनों आरोपी पुलकित आर्य, गौरव भास्कर और तीनों को जो अभियुक्त थे, तीनों को 302 धारा में और जो विभिन्न धाराएं और लगी थी उनमें दोषी सिद्ध कर दिया गया और दोनों पक्षों के वकीलों से उस पर बोलने के लिए कहा गया कि वो जिरह करने के लिए कहा गया। तो जो पुलकित आर्य के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि कम से कम सजा दी जाए और इधर जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात को कहा है कि सजा के साथ साथ कठोर से कठोर सजा दी जाए और सजा के साथ साथ अंकिता भंडारी के जो परिवार को मुआवजा दिया जाए जिससे कि उनके आंसू पोंछे जा सके। वहीं अंकिता के पिता ने अपनी निर्दोष बेटी के हत्यारों के लिए मौत की मांग की थी। उन्होंने कहा था मौत के बदले मौत चाहिए। अंकिता के पिता ने तीनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सजा हो। अंकिता हत्याकांड के मामले को दबाने की कोशिश हर स्तर पर की गई। दोषी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य राजनीति पार्टी से जुड़े थे। उत्तराखंड में रसूखदार नेताओं में उनका नाम शामिल था। इस कारण आरोपी के बचने की आशंका जताई जाने लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो इसी कड़ी में कोर्ट ने फैसले में देरी न करते हुए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलने में भले ही 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार सच सामने आया और कानून ने अपना काम किया। तीनों दोषियों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाकर कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। अंकिता का ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सिस्टम, समाज और संवेदनाओं की परीक्षा भी है। आज जब ये फैसला आया तो पूरे देश को ये यकीन हुआ कि न्याय देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के अदम्य साहस और को सराहा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने से करनी चाहिए। ये दोनों न केवल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में है बल्कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में भी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी थमी भी नहीं थी और आज आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह की जुबानी उठा एक और धमाका जो पाकिस्तान के कानों से होते हुए उसके होश उड़ा गया। भारतीय नौसेना के शौर्य को सलाम करते हुए रक्षा मंत्री ने साफ कहा,
अब तक तो ये वार्म अप था। असली मुकाबला तब होगा जब भारतीय नौसेना पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा न हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। राजनाथ सिंह बोले, जिसने समंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाई, उस हाफिज सईद को अब पाक बचा नहीं पाएगा। अगर पाकिस्तान वाकई बातचीत चाहता है तो शुरुआत हाफिज और मसूद को सौंपने से करे। और रक्षा मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया 1971 का वो सबक जब भारतीय नौसेना ने उसकी नैया डुबोई थी। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। रक्षा मंत्री ने कहा, अगर इस बार भारतीय नौसेना पूरे फॉर्म में होती तो पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाते। राजनाथ सिंह की ये चेतावनी सिर्फ लफ्ज नहीं, ये उस भारत की हुंकार है जो अब चुप नहीं रहता, अब दुश्मन की हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में देता है। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यानी पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज ने बेहतरीन तालमेल दिखाया। जो खामोशी से दुश्मन को बोतल में बंद कर सकता है, वो जब बोलेगा तो समंदर भी कांप उठेगा। INS विक्रांत की उठी ये गरज बताती है अब आतंक पर वार होगा और इस बार शुरुआत समंदर से होगी। ये भारत की चेतावनी है और पाकिस्तान को अब ये तय करना है, बात करनी है या मात खानी है। INS विक्रांत से उठी ये चेतावनी सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये हिंदुस्तान की बदलती हुई सोच का ऐलान है। अब भारत आतंकवाद पर सिर्फ निंदा नहीं करता, अब वो ठोक के जवाब देता है। और अगर पाकिस्तान अब भी समझे नहीं तो याद रखे, ये वही भारतीय नौसेना है जो समंदर को चीर दे और दुश्मन को समंदर में दफन कर दे। राजनाथ सिंह की ये चेतावनी साफ है, अगली बार शुरुआत होगी INS विक्रांत से। बात अगर होगी तो सिर्फ आतंक पर, और अगर जवाब देना पड़ा तो वो इतना भारी होगा कि पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। भारत अब शांत है लेकिन कमजोर नहीं, और अगर चुनौती दी तो समंदर भी बोलेगा। अब नाव नहीं, प्रहार चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल रिपोर्ट्स में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।